जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति के कुछ जो है कंसेप्ट रह गए थे, जो कि मैं पिछले वीडियो में कराया था। उसके जो कुछ कंसेप्ट रह गए थे, तो इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे में सह अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद आपका स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं मित्रों। तो इसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा मित्रों। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो मित्रों, पिछले वाली वीडियो में हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। तो अब हम जो है उसके आगे सह अभाज्य संख्या को देखेंगे। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं मित्रों? तो देखिए, वे संख्याएं जिनका HCF यानी मस 1 हो, 1 हो, उसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं मित्रों। लिख सकते हैं आप डेफिनेशन कि वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में देखिए, यदि हम 12 और 25 को ले लें, तो देखिए 12 और 25 में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कॉमन नंबर कोई नहीं है 1 के सिवा, यानी इस दोनों में 1 ही होगा और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, यानी HCF कोई और नहीं होगा। इसलिए जो ये संख्या क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएगी मित्रों। एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, यहाँ लिखा 14 और यहाँ लिखा 19। तो देखिए 14 और 19 में कोई भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। इसमें जो है एक ही क्या होगा? कॉमन होगा, इसके अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं होगी। तो ये भी संख्या हमारी क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएगी मित्रों। लेकिन क्या इसी प्रकार से बहुत सारी संख्या रहेंगी तो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी? नहीं। देखिए, जैसे में यदि मैंने लिखा 14 और लिखा 16, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे 18 और यहाँ लिखा 30, तो इन दोनों संख्याओं को देखिए, तो इन दोनों संख्याओं में कोई ना कोई क्या उभयनिष्ठ मिल ही रहा है आपको। इन दोनों संख्याओं में आपका 2 कॉमन मिलेगा ना। तो ये संख्या जो है सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिए, ये 18 और 30 है, इन दोनों संख्याओं में भी कोई ना कोई कॉमन जरूर होगा। जैसे इसमें से 2 कॉमन होगा ना, तो ये क्या होगा? सह अभाज्य संख्या नहीं होगा मित्रों। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका इस प्रकार से नंबर दे दे तो सह अभाज्य संख्या हो ही जाए। ठीक है, जैसे में ये जो संख्या दी गई है मित्रों, ये संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को जो है ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम आगे अब बात करते हैं मित्रों। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनके सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाए, उन्हीं को बोलते हैं मित्रों पूर्ण संख्या। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनके सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो या आ जाए, वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में
यदि हम देखें 6 को, तो 6 मित्रों किस किस के टेबल में आ सकता है? तो 1 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, और किसके टेबल में आ सकता है? 3 के टेबल में आ सकता है। यानी 6 के कितने गुणनखंड हुए? 1, 2 और 3। यदि हम तीनों को जोड़े मित्रों तो 1, 2, 3 और 3, 3 क्या हुआ? 6 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या होगी मित्रों वो होगी आपके 6। ये क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है मित्रों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है प्रश्न कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो वो आपकी होगी 6। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कोई एक संख्या लिया, जैसे मैंने 8 ले लिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट चलता होगा क्या सभी संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। देखिए जैसे मैंने 8 लिया, तो 8 किस किस के टेबल में आ सकता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, और 4 के टेबल में, और 8 के टेबल में आ सकता है। देखिए यहाँ भी 6 हो जाएगा, लेकिन जो जिसके टेबल में जितना संख्या आएगी उस संख्या को हमें क्या करना है? नहीं लेना है, ठीक है? उसको हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है? टेबल में तो आएगा लेकिन उस संख्या को ऐड नहीं करना है, बस ये याद रखना मित्रों। देखिए तो 4 2 क्या हुआ? 6, 6 1 7 ही हुआ। 8 आया? नहीं आया ना। तो ये जो होगा ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। दूसरी जो पूर्ण संख्या होगी मित्रों वो होगी 28। पहली ये, दूसरी 28। जैसे हम 28 को अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें मित्रों, देखिए तो ये सबसे पहले ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 28 आ जाएगा, 4 के टेबल में 28 आएगा, 7 के टेबल में भी 28 आएगा मित्रों, और 14 के टेबल में भी 28 आएगा, और खुद 28 के टेबल में 28 आएगा, लेकिन 28 वाले को हमें क्या करना है? नहीं लेना है। इसको हम यदि जोड़ेंगे मित्रों तो 28 के बराबर आ जाएगा। देखिए 14 और 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 से क्या हुआ? 28। 28 आया कि नहीं आया? यानी इसके जितने भी फैक्टर्स थे इन सारे फैक्टर्स को मैंने जोड़ा तो 28 के बराबर आया। तो जो मैंने आपकी डिफिनेशन में लिखा है कि वे संख्या जिनके सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या क्या हो जाए? बराबर आ जाए, तो वैसी संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाती है मित्रों। तो आई होप आप सभी लोगों को भी ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे देखेंगे मित्रों, वो देखने वाले हैं जातीय मान तथा अस्थानीय मान को। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। यदि आपको न समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से समझ सकते हैं मित्रों। तो आइए मित्रों अब हम देखेंगे जातीय मान तथा अस्थानीय मान को, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी 1-2 प्रश्न पूछ दिया जाता है, और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है मैं उसको भी डिस्कस करेंगे मित्रों। तो चलिए समझते हैं पहले कि अस्थानीय मान किसे कहते हैं मित्रों। अस्थानीय मान यहां लिख लेते हैं और यहां लिख लेते हैं जातीय मान। जातीय मान प्लेस वैल्यू और ये आपका हो जाएगा मित्रों फेस वैल्यू। देखिए जब हम किसी संख्या का अस्थानीय मान निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या लिया मित्रों, ऐसे करके हमने ले लिया, ठीक है। अब यदि हमें इसमें से किसी भी संख्या का अस्थानीय मान निकालना पड़े, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 6 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं, तो 6 के आगे कितना डिजिट है? 2 है, तो हम 6 पे कितना जीरो लगा देंगे मित्रों? 2। यदि 6 का पूछ रहा है तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 600 यानी 600 होगा मित्रों। यदि 5 का पूछे तो आपके 5 का कितने डिजिट है? 3, तो इसमें हम कितने लगाए? जीरो लगाएंगे मित्रों 3, तो ये हो जाएगा 5 का जो स्थानीय मान होगा मित्रों वो होगा 5000।
लेकिन यदि आपसे पूछ दे इसी में से कि 5, 6, 4, 8 में से कि बताइए कि 5, 6, 4, 8 में से 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान मित्रों होगा, वो होगा 6 ही होगा। यही थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है कि स्थानीय मान में उसका हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को निकालते हैं, लेकिन जातीय मान में वही संख्या सेम होती है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे कि पूछ दिया कि जो 4 अंकों की बड़ी संख्या है, इन बड़ी संख्याओं में एक जातीय मान का अंतर क्या होगा, यानी स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई, इसमें से एक हो गया जातीय मान 9 का जातीय मान 9 ही होगा। ठीक है, तो एक हो गया 9 और इसका अंतर पूछेगा तो अंतर निकालेंगे तो देखिए 9 में से 9 जब घटेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 9 9 यानी कि 9990 होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है मित्रों पूछते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। पुनः आप एक और एग्जाम्पल देके हम समझते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हमने 6, 7, 8, 9 कुछ इस प्रकार से एक संख्या ले ली। ठीक है, जैसे इसमें से पूछ दिया आपको कि इनका जो है 7 का आप प्लेस वैल्यू निकालें, तो 7 का प्लेस वैल्यू मैंने निकाला तो क्या 700 हो गया। और फिर कहेगा आपका ये कि 7 का प्लेस वैल्यू तथा 7 का फेस वैल्यू का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो 7 का प्लेस वैल्यू तो आपका ये हो गया और 7 का फेस वैल्यू भी निकालना है, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। इसका अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे मित्रों। तो मित्रों यहाँ पे कैरी में तो हो जाएगा 10, 10 में से 7 घटेगा क्या होगा 3, और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा क्या 6, यानी 693 हो जाएगा मित्रों। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।